Very good morning to all of you. So, today we are going to start our new unit, that is the unit second, which starts with cell signaling. So, cell signaling in biology is a part of any communication process that governs basic activities of cells and coordinate multiple cell actions. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हम किसी परेड में जा रहे हैं, तो आपको पता है परेड में कम से कम 26 to 27 प्लाटून, एक प्लाटून में इतने लोग होते हैं. सो वो उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तभी वो आगे जा पाएंगे और प्रॉपरली वो सिंक्रोनाइजेशन में वो परेड कर पाएंगे. ठीक है, सो वैसे ही हमारे सेल्स भी कैसे रहते हैं. हमारे सेल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ता है. ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो ये जो कम्युनिकेशन है या जो कोऑर्डिनेशन है या जो सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस या ड्यूरिंग अ वर्क और ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड or during any metabolism, any catabolism, the cells have to be in contact or they have to coordinate each other or they have to communicate. ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन सेल्स एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, तो ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू करता है? इसी सेल सिग्नलिंग के थ्रू करता है. ठीक है, क्योंकि अब अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है. ठीक है, जिसमें ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी सेल सिग्नलिंग होता है, बट विद इन द दैट पर्टिकुलर सेल. बट हम हायर एनिमल्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे, जैसे कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनिज्म ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस, चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो या जो एंडोक्राइनोलॉजी का प्रोसेस हो या जो भी प्रोसेस है या जो कोई वर्क करना हो या कोई कैटाबोलिज्म प्रोसेस हो या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो या कोई किसी चीज़ का सिंथेसिस हो, तो सेल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. ठीक है, ताकि प्रॉपरली सेल्स कोऑर्डिनेट कर सके और दूसरा जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके, क्योंकि बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ना कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ना कोई चीज़ कम होनी चाहिए. तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है. ठीक है, और जो सेल डिफ्रेंसिएशन है वहाँ पे भी सेल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल्स को इंड्यूस करता है कि आपको ये चीज़ बननी है, आपको ये चीज़ बनना है. जब तक ये सेल कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो हाउ दे इंड्यूस ईच अदर, हाउ दे communicate with each other, they communicate through this cell signaling process. So we can simply say that it's a mechanism, it's a biological mechanism that occurs in cells, which gives cells an ability to receive or generate the signals in response to their surrounding environment. ठीक है, तो ये इसको एक एबिलिटी दे प्रोवाइड करता है कि वो सिग्नल्स को रिसीव कर सके या सिग्नल प्रोड्यूस कर सके, so that it responds to its surrounding environment. ओके, तो इसी वजह से सेल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जिस वे के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, दैट वे इज द सेल सिग्नलिंग. सो सेल टू सेल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इज mediated by extracellular signals molecules. Some of those operate over लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ थ्रू. ठीक है, जो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं. सो दैट these signaling molecules mediate the cell to cell
communication, and sometimes those signaling molecules operate over a long distance. तो कभी कभार ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में किस टाइप के सेल सिग्नलिंग्स होते हैं। सो फिलहाल ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो अब सेल्स कम्युनिकेट क्यों करते हैं, वाई डू दे नीड कम्युनिकेशन, वाई दे शो सेल सिग्नलिंग। सो बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो सेल्स वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम वन बाय वन अगर डिस्कस करेंगे तो पहला है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे जो किडनी के थ्रू होता है, तो एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिन। तो यहाँ पे सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि आपको पता है आपके जो एंडोक्राइन का पोस्टीरियर पार्ट है, इट रिलीज अ हार्मोन दैट इज पोस्टीरियर जो पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन बोलते हैं। तो जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी रहती, सॉरी वाटर की कमी रहती है, तो ये दिस एंटी डायरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड एंड दिस मेनली एक्ट ऑन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे जाके, देन दिस विल मेनली एक्ट ऑन दैट सेल so that this principal cell recruit a protein channel that is the aquaporine. So now by recruiting this aquaporine, water from from the lumen of kidney, from the lumen of the duct is absorbed, जो water है वो absorbed हो जाता है, ठीक है, into the blood, so that the नीड ऑफ वाटर इज़ फुलफिल्ड, ठीक है, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज ना हो, एक्सेस ऑफ वाटर है इट इज़ नॉट रिलीज, और द एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी अगेन। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन। तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और वो जाके उसने जो प्रिंसिपल सेल्स हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो किडनी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पे एक्ट किया उसने। एक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल जो सेल्स है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या करता है, एक्वापोरिन जो पोर्स हैं या एक्वापोरिन जो चैनल्स है उसको रिक्रूट करता है। एक्वापोरिन चैनल ही रिक्रूट होते हैं, वहाँ से जो वाटर है इट इज़ freely diffusible through this aquaporine, तो water are reabsorbed and the water will enter into the blood, और जो water है वो यूरिन के थ्रू रिलीज नहीं होता है। तो जो वाटर है उसका होम्योस्टेसिस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बोलेंगे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन रिलीज़ होगा, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई तो ग्लूकागॉन का रिलीज होगा, ठीक है, फ्रॉम द पेनक्रियाटिक सेल्स। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो टारगेट सेल्स पे, लिवर पे एक्ट करके ब्लड में से शुगर लेवल या तो कम कर देगा, अगर इंसुलिन रिलीज हुआ तो शुगर लेवल कम हो जाएगा, अगर ग्लूकागॉन रिलीज हुआ तो शुगर लेवल मीन फिर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और वहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है, दैट इज द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन इंक्रीज कर देता है ब्लड शुगर लेवल, और हम इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। अगर डिक्रीज मतलब ऐसा है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो ग्लूकागॉन अपने सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को फिर से इंक्रीज करके मेंटेन कर देता है। और वैसे ही अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ गया, तो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो शुगर ब्लड में है उसको कम कर देता है, ठीक है। सो इट डिक्रीज सो दैट द ब्लड शुगर इज मेंटेन। सो इन दिस वे
द होम्योस्टेसिस इज मेंटेन। तो मेनली ऐसे जो सेल्स जो सेल सेल कम्युनिकेट करता है वो मेनली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए करता है। अब दूसरा है दैट इज कंट्रोल ऑफ डिवीजन एंड सेल डेथ, डिवीजन एंड सेल डेथ, ठीक है। तो जो सेल्स हैं उनका डिवीजन और उनकी जो डेथ है वो भी इस सेल सेल सिग्नलिंग के थ्रू कैरिड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। एज यू नो सेल डिवीजन कैसे होता है आपको पता है। अगर हम उसकी बात करेंगे होम्योस्टेसिस की, होम्योपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करेंगे जिससे आपके ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखे जैसे कि इंटरल्यूकिन है, या वहाँ पे अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो वहाँ पे मेनली आपके किडनी में से एक रिलीज होता है दैट इज़ द एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो आरबीसी आरबीसी को डिवाइड करता है। तो ऐसे वहाँ पे इंटरल्यूकिन्स, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स हैं जो सेल्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, होम्योपोएटिक स्टेम सेल्स को डिवाइड करता है डिफरेंट, जैसे कि माइलॉइड लिम्फाइड सेल, माइलॉइड सेल्स, लिम्फाइड सेल, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स का डिवीजन हो जाता है। और अगर हम सेल डेथ की बात करेंगे तो आपने देखा डेथ सिग्नल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। डेथ सिग्नल्स जाके जो सेल डैमेज हुआ है या जिस सेल्स में कोई डैमेज हुआ होगा तो वहाँ पे जाके उसके साथ बाइंड हो जाता है और वहाँ पे सेल की डेथ हो जाती है। तो सेल सिग्नलिंग के थ्रू ये जो प्रोसेस है वो भी होता है, दैट इज़ द सेल कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। देन उसके बाद एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट, एडाप्टेशन टू environmental conditions, environmental कंडीशंस। तो यहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से भी सेल सिग्नलिंग होता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक ठंडी जगह पे पहुंच गए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिससे हम उस ठंडे माहौल में अडाप्ट हो जाते हैं। या अगर हम किसी गर्म इलाके में चले गए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पोर्स हैं, स्वेट पोर्स, वो ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं ताकि जितना हो सके हीट रिलीज हो जाए, ठीक है। तो अगर हम आइस की बात करेंगे तो आप ये वहाँ पे दो टाइप्स के सेल लेते हैं, एक अंधेरे में वर्क करता है दैट इज़ द कोन सेल्स, एक रॉड सेल्स हैं, ठीक है। तो वो भी अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट काम करता है। अगर डे में होगा तो अलग तरीके से वहाँ पे सेल सिग्नलिंग प्रोसेस होता है, अगर नाइट में हम देखना चाहते हैं तो नाइट में अलग तरीके से वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से भी हमारे बॉडी में क्या रहता है, चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। देन कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ के केस में, तो आपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में देखा होगा कि किस तरीके से इंटीरियर पार्ट बनता है, किस तरीके से पोस्टीरियर पार्ट बनता है। आपने अगर ड्रोसोफिला में एक्सिस फॉर्मेशन देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा नैनोस किस तरह काम करता है, बिक्वाइड जो प्रोटीन्स है वो किस तरह काम करता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो वहाँ पे राइट लेफ्ट एक्सिस कैसे बनते हैं, वहाँ पे इंटीरियर कैसे बनता है, पोस्टीरियर कैसे बनता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, या अगर हम आई फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके से होता है, कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अगर हम लिम्फ फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेल सिग्नलिंग देखने को मिलेगा। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में और ग्रोथ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस और ग्रोथ प्रोसेस भी इसी सेल सिग्नलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। क्यों, कौन से सेल्स को डिवाइड होना है, कौन से सेल्स को डिवाइड नहीं होना है, कौन से सेल्स को कितना डिवाइड होना और उनकी कितनी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। जैसे कि लिवर सेल्स सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा है। मसल सेल्स आप देख सकते हैं, आप हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ का देख सकते हैं, ठीक है। आप ब्लड सेल्स का देख सकते हैं। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये सब चीज़ें होती है, बट ये भी किसके कंट्रोल में, सेल सिग्नलिंग। जब तक सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेसेस भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी इसी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड रहता है।
release and production of hormones and other regulatory molecules. ठीक है, तो अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी में जाएंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं और दूसरे जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है वो कैसे रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में भी आपने देखा होगा, ठीक है, लाइक ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, या कर्ब साइकिल है, या इस तरीके से लिपिड बायोसिंथेसिस है या लिपिड ब्रेकडाउन है, बीटा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो वहाँ पे भी क्या है, सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक सेल डिवाइड नहीं होंगे, जब तक सेल रिलीज़ नहीं होंगे, हार्मोन्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक वहाँ पे ये जो प्रोसेसेस है वो नहीं हो पाएंगे। तो अभी हमने देखा, तो इन चीज़ों के लिए सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेल शुड कम्युनिकेट फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस प्रोसेस और फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर हम सेल सिग्नलिंग के स्टेप्स देखेंगे तो किस तरीके से सेल सिग्नलिंग होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है इसका फर्स्ट स्टेप। पहले जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा उसका सिंथेसिस होगा किसी पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, देन रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फिर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर सेल में, तो वो क्या होगा, वो उस सेल से रिलीज होगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू टारगेट सेल, ये तीसरा प्रोसेस है। देन उसके बाद डिटेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर, डिटेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर, तो ये फोर्थ प्रोसेस है। देन changes due to receptor complex, changes डायरेक्ट टू रिसेप्टर सिग्नल मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। दैट इज डिटेक्शन हो गया, उसके बाद है चेंजेस ड्यू टू रिसेप्टर सिग्नल कम्प्लेक्स। देन उसके बाद सिग्नल रिमूवल एंड रिस्पॉन्स टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला है सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो पहले सिंथेसाइज होगा पर्टिकुलर सेल में, देन उसके बाद दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देन मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट प्रोटीन, जो भी टारगेट सेल होगा उसकी तरफ जाएगा। देन फ्रॉम द टारगेट सेल, इफ द टारगेट सेल हैव रिसेप्टर, देन इट विल डिटेक्ट द सिग्नल एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक सिग्नल्स। ओके, तो वहाँ पे रिसेप्टर होगा तभी वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो पाएगा। अगर वहाँ पे रिसेप्टर नहीं होगा तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वहाँ पे बाइंड नहीं होगा। तो आपने कभी सोचा होगा, फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिलीज हुआ तो वो सिर्फ पर्टिकुलर लिवर सेल पे ही क्यों एक्ट करता है, ठीक है, वो किडनी सेल पे क्यों एक्ट नहीं करता है। तो यही रीज़न है कि
उस किडनी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, लिवर सेल पे प्रेजेंट है, तो लिवर सेल उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, देन वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है डिटेक्शन चेंजेस ड्यू टू रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब रिसेप्टर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, तो उसके बाद वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का उस पर्टिकुलर सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन्होंने वहाँ पे कम्बिनेशन किया, कंबाइन हुए, देन वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर सेल में क्या चेंजेस लाते हैं, वो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। देन उसके बाद लास्ट क्या है, उसके बाद जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम हो गया, उसका उसने सिग्नलिंग प्रोसेस को पहुंचा दिया पर्टिकुलर टारगेट सेल्स पे, देन वहाँ से उसका रिमूव होना इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द सिग्नल टर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्स, सिग्नल रिमूवल एंड रिस्पॉन्स टर्मिनेशन। तो इस स्टेप्स के थ्रू एक सिग्नलिंग जो पाथवे है या सेल सिग्नलिंग ऑकर होता है या कंप्लीट होता है। ओके, देन देन इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। तो अब देखेंगे हम इंटर सेल्यूलर सिग्नलिंग। जब दो सेल्स के बीच में सिग्नलिंग होता है, दैट इज द इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। सो इट्स द ट्रांसफर ऑफ और इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। सो सेल सिग्नल्स ईच अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और बाय द रिलीज ऑफ a substance फ्रॉम वन सेल दैट इज टेकन अप बाय द अनदर सेल। या तो सेल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ जक्साक्राइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, या तो वो जो सेल है इट रिलीज सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच इज received by the another cell, that for example A cell, this is B cell, this is A cell, this is B cell. So this signaling molecules received by the B cell and the changes can be seen in the B cell. So this is the particular cell which release the signaling molecule, and this is the target cell. सो इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्स टू ग्रो एंड वर्क नॉर्मली। तो ये जो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट द सेल ग्रोज एंड वर्क प्रॉपरली और वर्क नॉर्मली। सो अगर हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग की बात करेंगे, तो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग जो है इट ऑकर्स इन डिफरेंट पाथवेज, ठीक है, डिफरेंट पाथवे के थ्रू ये सिग्नलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. So this intercellular signaling pathway types of intercellular signaling pathway. तो ये सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, तो ये 4 पाथवेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन दिखाते हैं। एक है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, endocrine signaling, and the fourth one is the juxtacrine signaling. तो इन 4 तरीकों के थ्रू ये जो सेल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो ऑटोक्राइन सिग्नल्स टारगेट द सेल इटसेल्फ, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो टारगेट सेल जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा वो उसी सेल को ही टारगेट करता है। ओके,
So this type of signaling is called autocrine signaling. So autocrine signals टारगेट द सेल इटसेल्फ, तो जिसने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया वो उसी सेल को ही टारगेट करता है. समटाइम्स ऑटोक्राइन सेल्स कैन टारगेट सेल्स क्लोज बाय इफ दे आर द सेम टाइप ऑफ सेल्स एज द इमिटिंग सेल्स. तो कभी कभार वो उसके सराउंडिंग सेल्स को भी टारगेट कर सकता है, बट वो सेल्स दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है, अगर सेम होगा तो देखो, सेम होगा तो दोनों के पास रिसेप्टर होगा उसी चीज़ के लिए, तो ये रिलीज़ करता है तो वो इसको भी जाके बाइंड हो सकता है. तो इस टाइप को भी हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन. बट नॉर्मली क्या करता है, जो सेल प्रोड्यूस करता है वो उसी जो सेल प्रोड्यूस कर रहे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो उसी सेल को टारगेट करता है. ठीक है. सो अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हम इम्यून सेल्स का एग्जांपल्स देख सकते हैं. ठीक है, तो मेनली ये इम्यून सेल्स में आपको देखने को मिलता है. जो कैंसरस सेल्स है वो उसमें आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स है वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो उसी सेल के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ cancer cell. So it produce some growth factors which targets the same cell and causes its proliferation. ठीक है, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स हैं वो वहाँ तक उनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज या जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पहुँच नहीं पाता है. तो उनका डिवीजन करने के लिए वो खुद ही क्या करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके उसी पर्टिकुलर सेल को टारगेट करता है. ठीक है, एंड कॉजेज द प्रोलिफरेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेल. तो इस टाइप के सेल सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं. ठीक है. सो अगर हम इम्यून सेल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे किसका, दैट इज द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स का, टी सेल्स. सो it occurs in this type of signaling occurs in T cells when activated lymphocyte, when a T cell is induced to mature by binding to a peptide MHC. तो जब ये T cell बाइंड होते हैं एक MHC मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल दिस इज MHC of antigen present professional antigen presenting cells and by its co-receptor, that is the CD28 and B7. तो जब इनके साथ ये बाइंड होगा, सो this causes the रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटेल लो एफिनिटी इंटेल्यूकिन. फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है किसके, इंटेल्यूकिन के लिए. बस दिस रिसेप्टर इज ऑफ लो एफिनिटी इंटेल्यूकिन 2 रिसेप्टर हम बोलेंगे. तो जैसे ही ये जब बाइंड होगा जो एपीसी है किसके साथ, टी सेल के साथ, सो दिस लो एफिनिटी IL2 इज रिप्लेस्ड बाय a high affinity interleukin 2 receptor consisting of alpha, beta and gamma chain. So the cell then releases interleukin 2. अब वही जो T cell है it will produce interleukin 2 which binds to its own receptor. ठीक है, अब पहले ये रिप्लेस हो गया था, मैं इसीलिए इसको ब्लू के साथ आपको दिखाता हूँ. ठीक है, so this interleukin 2 will now binds with this interleukin 2 receptor which is present on the same cell which is releasing the interleukin 2. जो T cell interleukin प्रोड्यूस कर रहा है वो जाके उसी interleukin 2 के रिसेप्टर पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा and causes the proliferation of the particular T cells. तो वहाँ पे टी सेल्स का क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा और मेनली वहाँ पे टी सेल्स ही प्रोड्यूस होंगे. या हम ऐसा बोल सकते हैं अ मोनोक्लोनल पॉपुलेशन ऑफ
T cells is produced. T cell is produced. तो यहाँ पे आप देखो T cell खुद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज अ इंटरल्यूकिन 2, और वही इंटरल्यूकिन 2 उसी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, दैट इज अ इंटरल्यूकिन 2 हाई एफिनिटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, उसी पे बाइंड हो रहा है एंड कॉजेज द प्रोलिफरेशन ऑन द सेम सेल। तो इफेक्ट भी उसी पर्टिकुलर सेल पे दिख रहा है। तो इस टाइप के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सिग्नलिंग पाथवे को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे। नाउ we will see the next pathway, that is the paracrine signaling pathway. Paracrine signaling pathway. So paracrine signaling pathway, in this pathway the paracrine signals target cells in the vicinity of the emitting cells, or we can say it produces the signaling molecule which affects on the neighboring cell. It does not affect on the cells which are present on a long target or a long distance. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली, paracrine signals target cells in the vicinity is a नेबर हम बोल सकते हैं, द क्लोज विसिनिटी ऑफ द इमिटिंग सेल्स। जो सेल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है उसके आसपास ही जो टारगेट सेल्स है वो प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट होगा, और उस पर वो अपना इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जिसके थ्रू जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल को पहुंचाता है। ठीक है, तो इन दिस द पेराक्राइन सिग्नल टारगेट्स द सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द इमिटिंग सेल्स। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो या ऐसा हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टारगेट सेल, नॉट टारगेट सेल, द सिग्नलिंग प्रोड्यूसिंग सेल। सो मेनली जो टारगेट सेल होगा इट इज प्रेजेंट in the neighbor or in the close vicinity of that particular cell that is producing the signal। तो ये सिग्नल यहाँ पे जाके बाइंड होगा, दिस इज द adjacent target cell and this is the secretory cell which produce the signaling molecule। जैसे कि ये अब इस टाइप का सिग्नलिंग आपको देखने को मिलेगा नर्व में, नर्व या नर्व मसल्स में, ठीक है, या साइटोकाइन्स सिग्नलिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम पेराक्राइन सिग्नलिंग का देखेंगे, अब देखना चाहते हो, सो वी विल टेक एग्जांपल ऑफ मेनली द न्यूरॉन्स। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से ये पेराक्राइन टाइप ऑफ सिग्नलिंग होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं पेराक्राइन सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग or the cell communication in which a cell produce a signal to induce changes in the nearby cells। ठीक है, जो उसके सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होगा वो उसी पे टारगेट करेगा, अल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ दो सेल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नोन एज पेराक्राइन फैक्टर्स डिफ्यूज ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंस्टेंटली रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो एकदम से वहाँ से रिमूव हो जाएंगे या उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। सो अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, सो आई विल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करेंगे। तो न्यूरॉन से आपको पता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सो दीज आर द फॉर एग्जांपल न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो न्यूरो ट्रांसमीटर एक पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज होगा, ठीक है, देन जब वहाँ से रिलीज होगा तो दिल विल बाइंड विद द न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिसेप्टर है,
तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल लेंगे, तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि इसका एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो वो एसिटाइल कोलिन मेनली एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा। देन जैसे बाइंड होगा, सो दिस सिग्नल विल बाइंड विद द रिसेप्टर एंड कॉजेज द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और जो सोडियम है वो अंदर एंटर हो जाएंगे, एंड दिस विल कॉज द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पर्टिकुलर न्यूरॉन। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, एंड दिस नर्व इम्पल्स विल कैरी फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस तरीके से इस टाइप के सेल सिग्नलिंग हम क्या बोलते हैं, पेराक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ पे जो सिग्नल सेक्रेटरी सेल्स है, इट विल प्रोड्यूस द सिग्नल एंड दैट सिग्नल अफेक्ट्स ऑन द cells which are present in the neighbor, या हम ऐसा बोल सकते हैं which are present in the relatively short distance। ठीक है, या इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी या क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं सेल पे वो इफेक्ट करता है। बाकी जो दूर दूर सेल्स है वहाँ पे वो इफेक्ट नहीं करता है। तो इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हेजहॉग फैमिली है, WNT फैमिली है, TGF बीटा सुपर फैमिली है। सो दीज आर सम रिसेप्टर्स फॉर द फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो वर्क करते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। Juxtacrine signaling. In this type of signaling, the juxtacrine signal targets adjacent cells, or we can say in this type of signaling there should be a physical contact between the two cells। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो दो हमने सिग्नलिंग देखा उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए दो सेल्स के बीच में। जब तक इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये सिग्नलिंग शो नहीं कर पाता है। सो transmitted along cell membranes via protein or lipid components integral to the membrane। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इट इज़ नॉट रिलीज्ड आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है यहाँ वो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो तो ऑलरेडी आपको पता हो, तो ऑलरेडी होगा प्रेजेंट किस पे, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अटैच होने की वजह से, ये फॉर एग्जांपल रिसेप्टर है, तो इनका फिजिकल कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नॉट सिक्रेटरी। The signaling molecule is not secretory, but it is attached on the plasma membrane. That's why the two cells should come close together so that the signaling molecule and receptor could bind with each other। okay, so हम ऐसा भी बोल सकते हैं capable of affecting either the emitting cell or cells immediately adjacent। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो हमेशा मेम्ब्रेन बाइंड होगा, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन एंकर्ड लिगेंड्स और सिग्नल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ए सेल है, ये बी सेल है। सो मेम्ब्रेन लिगेंड्स आर ऑलवेज membrane anchored, and the target and the receptor and it will bind with the neighboring cells which have the receptor and cause effect on the target cell। अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो that is a notch signaling, delta notch signaling। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है वो it is the signaling molecule, so it binds with the notch and causes the notch to clip, and this notch will affect on the target भी। तो जब आप डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में
आ जाएगा। तो ये आपने जो डेस्मोसोम देखा होगा, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। आपने जो हेमीडेस्मोसोम्स देखे होंगे या जो टाइट जंक्शंस देखे होंगे, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ पे क्या होता है, एक सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो देखा था दो, उसमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे, वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर और मेनली जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो रिलीज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दूसरे सेल्स को उसके साथ टच होना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, सो दैट द सिग्नल विल रिसीव्ड बाय द टारगेट सेल। ठीक है, तो इसका इनका फिजिकल क्लोज कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज कॉल्ड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जब आप डेल्टा नॉट सिग्नलिंग पाथवे देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ the next and the last, that is the endocrine signaling. Endocrine signaling. So in this type of signaling pathway, the endocrine signals target distant cell. फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सेल होगा, विच इज़ द secretory cells which produce the signal, so it will target those cells which are present on a distant टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है, और वो खुद पे ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उन सेल्स पे टारगेट करता है विच आर प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम दैट सिक्रेटरी सेल्स। तो जहाँ पे ए प्रेजेंट होगा तो उससे बी जो सेल्स है वो बहुत काफ़ी दूर होगा, वहाँ पे जाके वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो इस टाइप के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हार्मोन की बात करेंगे, सो हार्मोन आर प्रोड्यूस दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है, द हार्मोन इज, और वो हार्मोन हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में बैठ के डिस्टेंस सेल तक, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स तक है वहाँ पे पहुँचता है, और जहाँ पे हमारा टारगेट सेल होगा वहाँ पे जाके वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे लाइक हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन act on the adrenal glands adrenal glands which are present just above the kidney, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके टारगेट करता है। अब जो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड, हम हेड बोल लेंगे फॉर एग्जांपल जब इजीली समझने के लिए हेड, और ये कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर। सो कितना दूर हुआ, विच इज़ वेरी फार। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इट इज़ वेरी फार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हेड। ठीक है, तो एक तो हेड रीजन प्रेजेंट है, और ये किडनी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टोमक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेड से हमारे ब्लड के थ्रू वो एंटर होता है ब्लड सिस्टम में, देन थ्रू ब्लड सिस्टम इट विल पास टू द एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे हर पार्ट में पहुंचता है। तो वो ब्लड अगर हमारे एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचा तो एड्रिनल ग्लैंड पे ये जो हार्मोन है ACTH, वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड्स के रिसेप्टर के साथ, और उस एड्रिनल ग्लैंड्स में वो चेंजेस कराता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। ठीक है, सो इट विल enter into the blood circulation and they are carried to a long distance through the blood circulation and finally received by the target cells which are present on the very far distance। ठीक है, तो इस टाइप के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ या 4 मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग थ्रू विच द सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो ये हमने देखा था इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। तो एक आता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर signaling, so the transmission of molecular signals from a cell exterior to its interior। तो अभी हमने इंटर में क्या देखा, इंटर में हमने देखा कि कैसे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है, फॉर एग्जांपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे दूसरे सेल तक
पहुंचता है, किस पाथवे के थ्रू पहुंचता है, वो हमने देखा। दिस इज द इसको हम बोलेंगे इंटर इंटर सेल्यूलर सिग्नलिंग। अब उसके बाद आता है इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। तो इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग में क्या है कि अब यहाँ तक तो टारगेट तक पहुँच गया, अब वो टारगेट के रिसेप्टर से कैसे उसके अंदर पहुँचता है, हम सिंपली बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स फ्रॉम ए सेल एक्सटीरियर टू इट्स एंटीरियर। बाहर से अंदर किस तरीके से पहुँचता है, उस टाइप के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। सो transmitted between cells by the secretion of hormones which picked up by different cells। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, so dependent on all the cells of its different organs communicating effectively with their surroundings, when a cells pick a hormone or sensory signal, it must transmit this information from the surface to the anterior part of the cell। तो अगर किसी सेल ने, टारगेट सेल ने ये सिग्नल लिया, ठीक है, उस पे पहुंच गया, तो अब वो किस तरीके से उस सेल को, उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंचता है। So this is the receptor at which our signaling molecules bind। तो यहाँ पे हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो गया। देन दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, हम बोलेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल, हम उसको बोलेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल। दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन तो बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि जी कपल्ड GPCR रहता है, ठीक है, टायरोसिन बेस्ड रहता है, ठीक है, नॉन टायरोसिन बेस्ड रहता है। देन अगर हम बात करेंगे देन उसके बाद ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो थ्रू अब पाथवे, सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे विल एंटर इनटू द सेल। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ब्लैक कलर में, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन, इंट्रासेलुलर signaling proteins, then effector proteins। So these are the effector proteins, effector proteins, ओके। जैसे कि इसमें साइटोस्केलेटन प्रोटीन रहते हैं, साइटोस्केलेटन प्रोटीन रहता है, ठीक है। सो दिस इज द जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। सो दिस इज द मेटाबॉलिक एंजाइम्स, मेटाबॉलिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एंजाइम मेनली क्या करेगा, अल्टर मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगा। तो जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, इट अल्टर जीन एक्सप्रेशन पे वो इफेक्ट करेगा। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करेंगे तो इट अल्टर्स द शेप एंड मूवमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, जो सेल सिग्नलिंग है वो बाहर से अंदर की तरफ पहुंचता है। So this is all about the cell signaling and modes of cell signaling. Hope you understand. Thank you.